हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 3 के पेपर CC5 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3, जिसमें 750 से 1200 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है, उसके एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय 750 से 1200 के बीच के वाणिज्य व्यापार, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत में यह काल सामान्यतः जड़ता तथा हाश का काल माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि 7वीं शताब्दी से और 10वीं शताब्दी के बीच वाणिज्य और व्यापार में गतिरोध आ गया था। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में नगरों तथा नागरिक जीवन का ह्रास हुआ। वाणिज्य और व्यापार में गतिरोध का मुख्य कारण पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन था, जिसके साथ भारत का बड़े पैमाने पर तथा मुनाफे का व्यापार होता था। भारत में कभी भी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के खनन का काम नहीं हुआ। सोना और चांदी जिसके लिए भारत विख्यात था, वह भारत के लाभकारी व्यापार के कारण था, क्योंकि मुनाफे के रूप में यहाँ सोना और चांदी आते थे। इस्लाम के उदय से भी उससे सासानीद, जिसे ईरानी कहते हैं, जैसे प्राचीन साम्राज्यों का पतन हो गया। भारत के व्यापार और विशेषकर जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार पर बहुत असर पड़ा। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच नई स्वर्ण मुद्राओं की बहुत कमी हो गई। पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत और शक्तिशाली अरब साम्राज्य के उदय के बाद स्थिति धीरे धीरे बदली। अरब साम्राज्य में ऐसे कई क्षेत्र शामिल थे जिनमें बड़ी मात्रा में खानों से स्वर्ण निकाला जाता था। अरब स्वयं भी समुद्र प्रेमी व्यक्ति थे। भारतीय कपड़े, मसालों तथा लोबान के लिए अमीर अरब शासकों की मांग के कारण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनका व्यापार बढ़ा। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों को मसाले के द्वीपों के नाम से जाना जाता था। जैसा कि हम पहले के अध्याय में देख चुके हैं, 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच कई अरब यात्री पश्चिम तट के नगरों में आए और उन्होंने देश की तत्कालीन स्थिति का विवरण दिया है। इस प्रकार 10वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में विदेशी व्यापार और वाणिज्य में धीरे धीरे फिर वृद्धि हुई। व्यापार के इस पुनरुत्थान से सबसे अधिक लाभ मालवा और गुजरात को पहुंचा। गुजरात में चंपानेर और अंकिलेश्वर जैसे कई नगरों की नींव इसी काल में पड़ी। उन दिनों भारत की जनसंख्या 10 करोड़ से भी कम, अर्थात आज की तुलना में छठे हिस्से से भी कम थी। देश का एक बड़ा भाग जंगलों से ढका था, जिसमें जंगली पशुओं के अलावा ऐसे कबीले थे जो राहगीरों को लूट लेते थे। नदियों पर पुल नहीं थे और बरसात के मौसम में सड़कें बहुत खराब हो जाती थी। इन कारणों से उन दिनों यात्रा, चाहे व्यापार या फिर शौक के लिए, कभी कभी खतरों से खाली नहीं थे। सुरक्षा को ध्यान से व्यापारी तथा अन्य लोग कारवों में चलते थे, जिसकी सुरक्षा उनकी अपने सैनिक करते थे। इसके बावजूद कभी कभी साहसी लुटेरे उन्हें लूट लेते थे। उस समय की कहानियों की किताबों में यात्रा के खतरों का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। गांव में जीवन और संपत्ति की असुरक्षा से यात्रा और भी कठिन थी और इस कारण भी वाणिज्य और व्यापार का ह्रास हुआ। इससे एक नए समाज का उदय हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अधिक आत्मनिर्भर होते गए। कुछ लोग समाज के इस विकास को सामंतवाद के विकास के साथ जोड़ते हैं। आंतरिक व्यापार के हाथ से उत्तर भारत में व्यापार संघ, जिन्हें श्रेणी और संघ कहा जाता था, भी कमज़ोर पड़े। इन व्यापार संघों में अधिकतर विभिन्न जात के लोग थे, पर श्रेणियों के आचरण के अपने नियम थे जो इसके सभी सदस्यों को मानने पड़ते थे। वे पैसे के लेन देन
तथा दान प्राप्त करने का अधिकार रखते थे। वाणिज्य व्यापार के ह्रास के साथ साथ इन संघों का महत्व भी कम हो गया। इस काल में इन संघों द्वारा दान प्राप्त करने का बहुत कम चर्चा उपलब्ध है। कालांतर में कुछ पुरानी श्रेणियों ने उपजातियों का रूप धारण कर लिया। उदाहरणार्थ, दास वैश्यों की एक उपजाति बन गई। व्यापारी वर्ग अधिकतर जैन धर्म का समर्थक था, इसलिए उनके साथ जैन धर्म भी कमजोर पड़ गया। वाणिज्य और व्यापार के ह्रास की झलक हमें इस काल की विचारधारा से भी मिलती है। इस काल में रचित कुछ धर्मशास्त्रों ने विदेश यात्रा को निषिद्ध माना है। इनके अनुसार उस जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ मुंज घास नहीं उगती, जहाँ काले हिरण विचरण नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के बाहर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इनके अनुसार नमकीन समुद्र की यात्रा करने से आदमी दूषित हो जाता है। यह अवश्य था कि इन प्रतिबंधों को सभी पूरी तरह से नहीं मानते थे। हमें उन भारतीय व्यापारियों, दार्शनिकों, चिकित्सकों तथा हस्तकला विशेषज्ञों के वृत्तांत मिलते हैं जिन्होंने पश्चिमी एशिया में बगदाद तथा अन्य शहरों की यात्रा की। धर्मशास्त्रों का प्रतिबंध शायद ब्राह्मणों के लिए ही था, या फिर वे इस भय से लगाए गए थे कि कहीं भारतीय बड़ी संख्या में विदेश जाकर ऐसे विरोधी धार्मिक विचार या सामाजिक समानता के विचार भारत में न ले आए जो ब्राह्मणों और शासक वर्ग को अमान्य हो। समुद्री यात्रा पर धर्मशास्त्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ होने वाले व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच 6ठी शताब्दी से ही बड़े पैमाने पर व्यापार आरंभ हो गए थे। उस क्षेत्र के देशों की विस्तृत भौगोलिक जानकारी उस समय के साहित्य में परिलक्षित है। हरिसेन की बृहद कथा कोश जैसी उस काल की किताबों में इस क्षेत्र के पहनावे और भाषाओं आदि के बारे में विस्तृत चर्चा है। इस क्षेत्र के चमत्कारी समुद्रों में भारतीय व्यापारियों की कई रोमांच भरी कहानियां हैं जो बाद में विख्यात सिंदबाद की कहानियों का ही आधार थी। अनेक भारतीय व्यापारी इन देशों में आकर बस गए और कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों से शादी विवाह भी कर लिए। व्यापारियों के पीछे पीछे धर्म प्रचारक भी आए और इस प्रकार इस क्षेत्र में बौद्ध और हिंदू धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। जावा में बोरोबुदुर के बौद्ध और तथा अंकोरवाट के हिंदू मंदिरों से हमें इस क्षेत्र के इन धर्मों के प्रचार के बारे में पता चलता है। इस क्षेत्र के कुछ शासक हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का स्वागत किया। इस प्रकार भारतीय और स्थानीय संस्कृतियों के सम्मिश्रण से एक सांस्कृतिक और साहित्यिक धारा का जन्म हुआ। जावा और सुमात्रा आदि की यात्रा के लिए मुख्य भारतीय बंदरगाह बंगाल का ताम्रलिप्ति था। इस काल की कई कहानियों से हमें भारतीय व्यापारियों के ताम्रलिप्ति से स्वर्णद्वीप यानी इंडोनेशिया और कटाहा जो मलाया के नाम से जाना जाता है की यात्रा के रवाना होने की चर्चा मिलती है। जावा में 14वीं शताब्दी के एक लेखक के अनुसार वहाँ बड़ी संख्या में जम्बू द्वीप अर्थात भारत, कर्नाटक तथा गौड़ के लोग बड़े बड़े जहाज़ों से जाते थे। इससे व्यापार में गुजरात के व्यापारी भी भाग लेते थे। भारत का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार स्वयं में महत्वपूर्ण तो था ही, इसके साथ साथ वह भारत और चीन के व्यापार के केंद्र का भी कार्य करता था। आमतौर पर चीनी जहाज मलक्का द्वीपों के आगे नहीं आते थे। उधर भारत और चीन के बीच का सड़क मार्ग उस समय तुर्क, अरब तथा चीनियों के बीच संघर्ष के कारण बहुत सुरक्षित नहीं रह गया था। इसके स्थान पर भारत और चीन के बीच समुद्री मार्ग अधिक महत्व का होता जा रहा था। चीन के विदेशी व्यापार के लिए वहाँ का प्रमुख बंदरगाह कैंटन था, जैसा कि अरब यात्री पुकारते थे काफू। भारत से बौद्ध विद्वानों भी समुद्र मार्ग से चीन जाते थे।
चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी के आरंभ में चीनी राजदरबार में जितने भारतीय भिक्षुक थे उतने चीन के इतिहास से पहले कभी नहीं थे। कुछ और पहले की काल में एक चीनी वृत्तांत के अनुसार कैंटन नदी भारत, फारस और अरब से आने वाले जहाज़ों से भरी रहती थी। इसके अलावा कैंटन के 3 हिंदू मंदिर थे जिनमें भारतीय ब्राह्मण रहते थे। चीनी समुद्र में भारतीयों की उपस्थिति के बारे में हमें जापानी सूत्रों से भी पता चलता है। इनके अनुसार जापान में कपास के परिचय का श्रेय 2 भारतीयों को है जो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान लहरों के जोर से गलती से जापान पहुंच गए थे। भारतीय शासकों, विशेषकर बंगाल के पाल, सैन और दक्षिण के पल्लव और चोल वंश के शासकों ने चीनी सम्राटों के दरबारों में अपने राजदूत भेजकर इस व्यापार को उत्साहित करने की चेष्टा की। चीन के साथ भारत के व्यापार में बाधा डालने वाला मलाया तथा अन्य पड़ोसी देशों के विरुद्ध चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना भेजी। चीन के साथ व्यापार करने वाले देशों को इतना अधिक लाभ होता था कि 13वीं शताब्दी में चीनी सरकार ने वहां से सोना और चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की चेष्टा की। धीरे धीरे भारत का व्यापार अरबों और चीनियों के मुकाबले कम होता गया क्योंकि इन व्यापारियों के जहाज़ भारतीय जहाज़ों से बड़े और अधिक तेज थे। कहा जाता है कि चीनी जहाज़ कई मंजिले होते थे और उनमें 400 सैनिकों के अलावा 600 यात्री चल सकते थे। चीनी जहाज़ों के विकास में कुतुब नुमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आविष्कार चीन के 10वीं शताब्दी में पश्चिम पहुंचा। अब तक भारतीय विज्ञान तथा तकनीक पीछे पड़ते जा रहे थे। पश्चिम के साथ भारत का व्यापार 10वीं शताब्दी के बाद भी तेज हो सका, पर दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ उसका व्यापार 12वीं शताब्दी तक धीरे धीरे बढ़ता ही गया। इस व्यापार में दक्षिण भारत तथा बंगाल की भूमिका थी। इन क्षेत्रों की संपत्ति और समृद्धि का भी यही प्रमुख कारण था। इस प्रकार हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।